नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में भी हमने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पर मैंने उसकी अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति क्या है और अनुसंधान की मतलब मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विधियाँ क्या क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी। आज का टॉपिक है फिर हमारा, देखते हैं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार क्या है। तो दो प्रकार होते हैं इसके, एक होता है सैद्धांतिक शोध होता है जिसमें हम थ्योरी बेस में रिसर्च करते हैं, एक अनुभव जन्य शोध होता है जिसमें हम अपना एक्सपेरिमेंटल हमारा खुद का क्या है, कितना अनुभव है उसके आधार पर हम शोध करते हैं। तो हमारा सैद्धांतिक शोध क्या होता है, तो सैद्धांतिक शोध से तात्पर्य उन सभी शोधों से होता है कि जिनका संबंध मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिद्धांत के निर्माण एवं विकास से होता है। इस प्रकार के सैद्धांतिक शोध को हम मनोवैज्ञानिक के दो भागों में बांटते हैं। मतलब कि हम सैद्धांतिक में भी हमारे दो प्रकार हैं कि एक होता है कि पुस्तकालय शोध होता है, दूसरा होता है सिद्धांतों का प्रतिपादन, मतलब कि सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। तो पुस्तकालय शोध क्या होता है, तो मतलब कि सैद्धांतिक शोध में मैंने क्या बताया कि यह दो प्रकार का होता है। इसमें हम देखते हैं, पहला होता है पुस्तकालय से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पुस्तकालय शोध होता है। और दूसरा हम इसमें देखते हैं कि सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होगा। तो ये दो प्रकार के शोध आते हैं हमारे सैद्धांतिक शोध, मतलब कि हमारा लाइब्रेरियन शोध, हम लाइब्रेरी से पुस्तकालय से किस प्रकार से हम डाटा कलेक्ट करते हैं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की, या शिक्षा है या कुछ भी हमें उस पर रिसर्च करना है। तो पुस्तकालय शोध जिसमें हम पूरा लेख जो होता है ना, तो उसमें हम मनोविज्ञान तथा शिक्षा में एक सामान्य शोध होता है। पुस्तकालय शोध ऐसे शोधों को कहा जाता है जिसमें शोधार्थी स्वयं क्या बोलते प्रदत्तों डाटा को एकत्रित नहीं करता, बल्कि अनुभवजन्य नियमों के अनुकूल शोध समस्या से संबंधित प्रदत्तों को वह समन्वित करता है, या अनेक तरह के अदृश्य प्रदत्तों को मिलाकर उसमें आंतरिक अर्थ को निकालता है तथा सामान्यीकरण करता है। तो पुस्तकालय शोध में समस्या से संबंधित सभी प्रकार के प्रदत्तों का विस्तृत मूल्यांकन एवं अध्ययन किया जाता है ताकि सामान्यीकरण गलत ना हो। उदाहरणतः हम देखते हैं कि सीखने के क्षेत्र में तरह तरह के पद्धतों एवं तथ्यों का गहन अध्ययन कर कोई शोधकर्ता इस सामान्यीकरण पर पहुंच सकता है कि सीखने की प्रक्रिया या सिखाए गए विषय की सार्थकता पर निर्भर करती है, या सार्थक विषय को व्यक्ति निरर्थक विषय की अपेक्षा शीघ्र सीख लेता है। तो मतलब यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया को हम सार्थक विषय को व्यक्ति निरर्थक विषय की अपेक्षा शीघ्रता सीख लेता है। तो ये सिखाने की प्रक्रिया भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिद्धांतों का प्रतिपादन, कि सैद्धांतिक शोध का दूसरा प्रमुख प्रकार होता है सिद्धांत प्रतिपादन में शोध का मुख्य उद्देश्य, मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में मुख्य समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करने के विचारों को सिद्धांत की रचना करना होता है। मतलब प्रारंभ में मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन सिद्धांतों की रचना की गई थी वे बहुत कुछ क्या बोलते हैं अनौपचारिक थे, तथा उनके ना तो उनके चरों को ठीक ढंग से हम परिभाषित करने का प्रयास किया जा सकता है और ना ही उनके वास्तविक वास्तविक संबंधों को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो ये था हमारा किसी सिद्धांत को लेकर के उसके औपचारिक सिद्धांत के क्या है, और आज हम किस प्रकार से सिद्धांतों की रचना मनोवैज्ञानिक शोध के बराबर और उसके आधार पर हम किस प्रकार से अपनी रचना और आधुनिक मनोविज्ञान में आज किस प्रकार से सिद्धांतों को लागू करके हम आज शोध कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ आ जाते हैं हमारे कि क्या। फिर हमने सैद्धांतिक शोध देखा, अब हम देखते हैं अनुभवजन्य शोध क्या होता है, मतलब अनुभवजन्य शब्द किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह बात बता देना उचित होगा कि अनुभव मतलब अनुभावित शब्द का अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध से क्या होता है। मतलब मनोविज्ञान में अनुभवजन्य शब्द का प्रयोग 6 विशेष अर्थों के लिए किया जाता है कि शोध में इस पद का अर्थ उन विधियों से होता है जो प्रयोगात्मक होते हैं तथा जो तथ्यपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। सामान्यतः तब
भाविक शोध से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसका स्वरूप प्रयोगात्मक होता है तथा जिनकी विधियाँ समस्या का सार्थक मूल्यांकन करती है। तो इस पर हम देखते हैं कि अनुभवजन्य शोध में हम मनोवैज्ञानिक में हम 3 प्रकार को लेते हैं। पहला होता है निरीक्षण करना, दूसरा होता है सहसंबंधात्मक शोध होता है, तीसरा होता है प्रयोगात्मक शोध। तो मैंने क्या बताया कि अनुभवजन्य शोध क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं इसमें सहसंबंधात्मक शोध किया जाता है कि कोरिलेशन रिसर्च क्या होता है, फिर प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होते हैं। तो मतलब मनोविज्ञान में आप एक्सपेरिमेंटल तो प्रमुख होता ही होता है कि किस प्रकार से आप किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करके उसका आप रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जब तक आप निरीक्षण और ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक आप क्या बोलते हैं, आप अपने उचित रिजल्ट पर आप नहीं पहुँच सकते हैं। फिर इसमें पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि निरीक्षण ऑब्जर्वेशन मतलब मनोवैज्ञानिक शैक्षिक तथा समाजशास्त्री शोध में निरीक्षण प्रमुख शोध का एक प्रकार है कि निरीक्षण ऐसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों मतलब वेरिएबल्स को बिना किसी तरह के अभिक्रम किए ही मतलब अध्याय से संबंधित घटना के क्रम का अवलोकन करता है। उसे महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है और उसका एक अभिलेख और एक रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है। मतलब अभिलेखन किए गए व्यवहारों का विश्लेषण कर शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो उदाहरणतः हम मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि यदि शोधकर्ता खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहारों का निरीक्षण करना ही होता है, स्वाभाविक बात से है, वहाँ हर बच्चे अलग अलग स्वभाव के हैं, तो उसका वो निरीक्षण किस प्रकार से करेगा कि कोई बच्चा रहता है कि खेलते खेलते ज़्यादा या हारने लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, या तो वो क्रोध होने लग जाता है, या कई बच्चे बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, कई बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनकी अलग अलग मानसिकता होती है कि बच्चा वहाँ पर कैसा व्यवहार कर रहा है। कई बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, कई घुल मिल जाते हैं। तो उनकी अंदर में जो क्रिया होती है मतलब बच्चे की जो क्या है भाव और संवेगों तथा अन्य ऐसी स्थिति हैं कि वो सभी व्यवहारों को वह आकलन करके एक अपनी सूची तैयार करता है कि मतलब वह ऑब्जर्व करता है कि हर बच्चों के व्यवहार में, उनके व्यवहारों में, उनके भावों, उनके एक्सप्रेशन में क्या क्या अंतर दिखता है। तो ऐसी सूचनाओं और पद्धतों से विश्लेषण के बाद वह अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है कि खेल के मैदान में कुछ बच्चे जो है आक्रमणकारी व्यवहार करते हैं और कुछ बच्चे ऐसा व्यवहार कम करते हैं। तो समूह का नेतृत्व वहाँ पर बच्चों के हाथों में होता है। कई होते हैं कि समूह के साथ घुल मिल के सोते हैं, कई बच्चे निराश हो जाते हैं, कई बच्चे उग्र हो जाते हैं, कई बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से वह अपने शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि बच्चे में समूह नेतृत्व तथा प्रभावी व्यवहार में किस प्रकार से धनात्मक सहसंबंध दिखता है। और एक निरीक्षक इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए करता है कि यह एक तरह का कि सहभागिता निरीक्षण का वह एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि समूह के खेल के व्यवहार में प्रेक्षक स्वयं हाथ नहीं बटा रहा है। इसके विपरीत कुछ निरीक्षण करते हुए इसमें निरीक्षक प्रायः अपना परिचय छिपाकर समूह के व्यवहारों और समूह की समस्याओं के समाधान में स्वयं भी हाथ बटाता है। तो ये था हमारी कि समूह के जैसे कि साथ ही साथ समूह के सदस्यों के व्यवहारों का निरीक्षण भी करता है। तो यहाँ पर वो क्या है सहभागी निरीक्षण हो जाता है, और जहाँ पर वह अलग रहेगा दूर से वह किसी चीज़ को निरीक्षण वह असहभागी निरीक्षण होता है। तो अलग अलग तरीके से वह ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है और अपने निष्कर्ष पर वह पहुँचता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट बताइए आपको इसमें सहसंबंधात्मक शोध क्या होता है कि कोरिलेशन हमारा रिसर्च क्या होता है। मनोविज्ञान तथा हम शैक्षिक शोध में देखते हैं कि यह सहसंबंध शोध का अधिक महत्व है कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि सहभागी होता है, असहभागी भी होता है, किस प्रकार से वह एक खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहारों को वह आकलन करता है कि कैसे अंतर है। तो इसी प्रकार से किसी भी तरह के शोध का प्रचलन मनोविज्ञान एवं शिक्षा में ऐसे अनेकों क्षेत्रों से हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, जिस पर हम अपने शोध के हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम देखते हैं उदाहरण के लिए अगर मान लें कि
कोई शोधकर्ता बच्चों को सामान्य समस्या का समाधान, क्षमता तथा बुद्धि के बीच के संबंध को अध्ययन कराना चाहता है, तो इस प्रकार इसका प्रयोग कर वो भिन्न भिन्न बुद्धि स्तरों के व्यक्तित्व का चयन करेगा। बुद्धि के इस ढंग का एक अभिक्रम चयन करके वो बुद्धि के स्तर पर अधिक कर देगा, कुछ बच्चों की बुद्धि स्तर को कम कर देगा। यदि ऐसा होता है तो इस धीरे धीरे किए गए अभिक्रम को वह प्रयोगात्मक अभिक्रम में फिर बदलता है। फिर इन व्यक्तियों के समस्या समाधान क्षमता का वह मापन करता है। इसके बाद इन दोनों चरों से प्राप्त जो प्रदत्त का है वह दोनों को देखता है कि कम भी और अधिक बुद्धि वाले बच्चों की क्षमता देखता है। फिर जो बीच में जो डाटा उसको कलेक्ट होता है, जो प्रदत्त होता है, वह होता है कि सहसंबंध ज्ञात करेगा कि यदि वह इन दोनों चरों के बीच धनात्मक सहसंबंध पाता है तो वह किस प्रकार से अंतरोगत्व तक पहुंच जाता है, उनके अंदर के स्तर पर कि जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि स्तर में वृद्धि होती है तो उसकी समस्या समाधान क्षमता में भी वृद्धि आती है। और ऐसे चर जिसमें चयन द्वारा वो अभिक्रम किया जा सकता है। तो समस्या का समाधान वहाँ पर इस प्रकार से वह करता है कि अगर बच्चे की बुद्धि ज़्यादा है तो उसके पास जो कठिनाइयाँ या समस्या आती है तो उसका वह जल्दी निवारण करता है, ना कि जैसे कि जो कम बुद्धि वाला बच्चा है जिसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता। तो हर का दिमाग तो एक समान नहीं होता है, कोई जल्दी फास्ट चलता है, कोई जल्दी सोच लेता है, कोई अपने तर्क वितर्क ज़्यादा रख लेता है, कर लेता है। तो इस प्रकार से कम बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं को समाप्त करने या उसका समस्या का निवारण करने के लिए उसे अधिक समय लगता है। तो यह होता है कि दोनों के बीच का जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो वह एक हमारा सहसंबंध शोध होता है, जिससे हमारा डाटा कलेक्शन से हमें निकलता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक शोध क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा हम देखते हैं अनुभवजन्य शोध में प्रयोगात्मक शोध क्या होता है। तो हमने 3 अभी देखा इसमें, पहला निरीक्षण, फिर सहसंबंध देखा हमने, सहसंभागिता, फिर हमारा तीसरा आता है प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। तो प्रयोगात्मक शोध ऐसे शोधों को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले चर में अभिक्रम चयन द्वारा ना करके सीधा प्रयोगात्मक रूप से करता है तथा उस अभिक्रम के पड़ने वाले प्रभाव को दूसरे चरों पर देखता है। जिस चर पर अभिक्रम सीधे किए जाते हैं तो उसे स्वतंत्र चर कहा जा सकता है। प्रयोगात्मक शोध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रयोगशाला ही हमें क्या बोलते हैं सच्चाई या चर को हमें बताए करके। तो इस प्रकार के शोध के लिए हम प्रयोगशाला भी किया जा सकता है, क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इस प्रकार के शोध के लिए हम मतलब विभिन्न तरीके से हम शोध कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल कहीं भी हो सकता है, किसी के लिए उसके लिए प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो किसी के हाव भाव, किसी की हर चीज़ों को आप ऑब्जर्वेशन करके आप उसमें भी आप अपना एक्सपेरिमेंटल बाहर में भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है टॉपिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता क्या है। तो मनोवैज्ञानिक एक स्वतंत्र अध्ययन विषय है, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि यह 19वीं सदी से यह होता आ रहा है। इसका दर्शन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक के अनेक अर्थ एवं परिभाषाएं दी गई है शोध कर कि इसका। तो ये मनोवैज्ञानिक के अनुसंधान में हम देखते हैं कि मनुष्य के चरों गुणों का मापन एवं परीक्षण एवं निरीक्षण किया जाता है और परिणाम निकाला जाता है। फिर देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की अधिगमन के सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग विधि की सहायता से किया जाता है। बुद्धि संबंधी जैसे कि सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं बुद्धि के कारकों की खोज एवं कारक विश्लेषण प्रविधि से की गई है, तो इससे भी किया जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध अध्ययन के लिए कारक विश्लेषण विधि का प्रयोगात्मक प्रारूप विकसित किया जाता है। दूसरा आता है कि व्यक्तिगत के मापन हेतु मतलब उसमें हम व्यक्तिगत के देख सकते हैं कि प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित परिणामों का निर्माण क्या होता है, या परिणाम की विशेषता के लिए विश्वसनीयता, उसके लिए भी हम देख सकते हैं इसमें। तो बालकों की यहाँ पर आवश्यकताएँ या फिर प्रेरणा के सिद्धांतों का प्रतिपादन, मतलब बहुत सारी चीज़ों में। और आज हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी है और किसी की बुद्धि क्षमता को जानना, उसके व्यवहारों या उसके
उसके अंतर मन में क्या चल रही है क्रिया, ये किस टाइप का वह उग्र व्यक्ति है, खुश मिजाज है, क्या है, कैसी उसकी प्रवृत्ति है, आदि सारी की जानकारी हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से हम कर सकते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, कई लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, कई तो बहुत सारी मानसिक स्थितियों को भी परीक्षण एवं निरीक्षण करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हम करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हम नेक्स्ट नए टॉपिक पर विचार करेंगे। धन्यवाद।